प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फार्म बिजनेस एनालिसिस, फार्म व्यवसाय विश्लेषण। इसके अंतर्गत फार्म की आय, उसका लाभदायक तकनीकी और आर्थिक गुणांक और उससे संबंधित जो बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब फार्म व्यवसाय विश्लेषण की बात आती है तो निश्चित तौर पर एक कुशल फार्म प्रबंधक ये चाहता है कि एक निश्चित अवधि पर उसके फार्म की वित्तीय स्थिति क्या है, इसका आकलन वो करना चाहता है। एक निश्चित समय पर अपने फार्म की स्थिति का आकलन करने के लिए फार्म प्रबंधक को बहुत से रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं, उनका विश्लेषण करना होता है, उनको इंटरप्रेट करना होता है। तो सबसे पहले फार्म व्यवसाय विश्लेषण के जो उद्देश्य हैं वो क्या है। पहला उद्देश्य है कि फार्म प्रबंधक ये चाहता है कि एक निश्चित समय पर उसकी फार्म की वित्तीय स्थिति क्या है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि फार्म प्रबंधक ये देखना चाहता है कि फार्म पर आने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको किस तरह से देखा जा सकता है, उन कमियों का वो अध्ययन करता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद फार्म विश्लेषण से संबंधित विभिन्न जो स्टेटमेंट्स हैं, वित्तीय कथन हैं, उनको तैयार करता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि फार्म व्यवसाय विश्लेषण में कौन कौन से चरण हैं, यानी कौन कौन से एक जो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है कि फार्म पर भू अभिलेख यानी फार्म रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से तैयार किए जाएं। जब फार्म रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से तैयार किए जाते हैं तो उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप है वह है कि विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न आंकड़ों का जब विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए जो इनकम स्टेटमेंट, नेटवर्थ स्टेटमेंट, ये जो बैलेंस शीट वगैरह है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनको तैयार किया जाता है। और लास्ट में जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उनका इंटरप्रेट किया जाता है उनको। तो जब वित्तीय कथन तैयार करते हैं तो सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट, आय कथन। आय विवरण क्या है? आय विवरण को हम लाभ और हानि विवरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर साल प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में फार्म की विभिन्न आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। फार्म पर कितनी प्राप्तियां हुई हैं और क्या व्यय हुआ है, उनका जो नेट बैलेंस है, उनका जो शुद्ध अंतर है, उसको आय कथन कहते हैं। फार्म पर बहुत सी इनकम होती है, जैसे इन्वेंट्री है, संपत्ति है, उसके बाद जो कैपिटल सेल्स वगैरह होते हैं, पूंजी जो विक्रय वगैरह होते हैं, चेंजेज इन इन्वेंट्री जो संपत्ति में परिवर्तन होता है, क्योंकि वर्ष के अंत में जो परिसंपत्ति कम होती है, वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति कम होती है, वर्ष के अंत में जब संपत्ति अधिक होती है तो वो लाभ की स्थिति में, लाभ की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से जो विभिन्न लाभ हैं उनका आकलन किया जाता है और एक जो इनकम स्टेटमेंट है वो तैयार की जाती है। फार्म पर जो एक्सपेंसेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक परिवर्तनशील होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो कि फिक्स कॉस्ट में जैसे डेप्रिसिएशंस हैं, उसके बाद जो रेंट्स वगैरह हैं वो सब फिक्स कॉस्ट में आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में डे टू डे जो एक्सपेंसेज होते हैं, डे टू डे व्यय होते हैं, जैसे एक फार्म पर विभिन्न खाद, बीज, दवाइयों से संबंधित जो व्यय हैं या पशुओं के राशन पानी से संबंधित जो व्यय हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं। और अल्टीमेटली वर्ष के अंत में, चूँकि इनकम स्टेटमेंट है वो वर्ष भर के लिए तैयार की जाती है और वर्ष के अंत में देखा जाता है
कि फार्म पर कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है और उसका किस तरह से उसको जो फार्म है वो किस स्थिति में है। जब इनकम स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट है जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, तुलन पत्र कहते हैं। तुलन पत्र को हम नेटवर्थ स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कि तुलन पत्र में एक वर्ष के अंत में जनरली जो नॉर्मल ईयर होता है 31 दिसंबर को तैयार की जाती है, और ये फार्म के लिए जो बैलेंस शीट है वो फार्म के लिए तैयार की जाती है। बैलेंस शीट तैयार करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि एक तरफ तो जो परिसंपत्तियाँ होती हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज देयताएँ होती हैं, इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको नेटवर्थ कहते हैं। नेटवर्थ से निबल परिसंपत्ति से तात्पर्य यह है कि परिसंपत्तियों में अगर देयताओं को घटाया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। जब कई बार असेट्स कम होते हैं और देयताएं ज़्यादा होती हैं, परिसंपत्तियाँ कम होती हैं, देयताएं ज़्यादा होती हैं, तो उसको नेट डिफिसिट कहते हैं। क्योंकि असेट्स परिसंपत्ति से क्या तात्पर्य है? कृषक के पास अपने फार्म पर उपलब्ध वो संसाधन जिनका कुछ मूल्य होता है, यानी जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसको परिसंपत्ति कहते हैं। देयताओं से तात्पर्य है कि फार्म वो जो लोन या ये कह सकते हैं कि जो लिया हुआ पैसा जिसको फार्म को चुकाना होता है वो लायबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: चालू परिसंपत्तियाँ, मध्यकालीन परिसंपत्तियाँ और दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ। चालू परिसंपत्तियों में वो आती हैं जो वर्ष भर के अंदर जो परिसंपत्तियाँ जैसे खाद, बीज या पशुओं से संबंधित जो फीड्स वगैरह हैं, जो वर्ष भर में जिनका उपभोग कर लिया जाता है, वो करंट असेट्स में आते हैं, चालू परिसंपत्तियों में आते हैं। मध्यकालीन परिसंपत्तियों में वो परिसंपत्तियाँ आती हैं जिनका उपभोग 5 वर्ष तक चलता है, जैसे पंप सेट वगैरह है या कोई इस टाइप का जो चेफ कटर या कुछ जैसे औजार हैं जो 5 वर्ष तक चलते रहते हैं, वो मध्यकालीन परिसंपत्तियों में आते हैं। दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में कृषक के पास वो सब परिसंपत्तियाँ आती हैं जो लंबे समय तक 20 या 25 साल तक चलते रहते हैं, जैसे फार्म भवन है, भूमि है, ये सब दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में आते हैं। जब हम देयताओं की बात करते हैं तो देयताओं में सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ यानी अल्पकालीन देयताएं, वो देयताएं जिनका यानी वो लोन जिनका कृषक को वर्ष भर में भुगतान करना होता है। फसल ऋण अल्पकालीन देयताओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी कृषक द्वारा लिया गया जो ऋण है वो उसके वर्ष भर में जो फसल ऋण है वो वर्ष भर में चुकाना होता है और वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में आता है। मीडियम टर्म लायबिलिटीज़ में वो ऋण आते हैं जिनका भुगतान 5 वर्ष की अवधि तक करना होता है, यानी जैसे पंप सेट के लिए लिया गया लोन है, पशुओं हेतु लिया गया जो ऋण है, ये सब उस मध्यकालीन देयताओं की श्रेणी में आते हैं। और दीर्घकालीन देयताओं की श्रेणी में वो ऋण आते हैं जो 5 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष की अवधि तक जो लोन दिए जाते हैं, जो ऋण दिए जाते हैं। इसमें ट्रैक्टर से संबंधित ऋण है, भूमि पर जो स्थायी सुधार करने से संबंधित ऋण है, ये सब जो ऋण हैं वो दीर्घकालीन देयताओं के अंतर्गत आते हैं। तो अंत में जब कंपेयर किया जाता है, वर्ष के अंत में जब कंपेयर किया जाता है कि टोटल परिसंपत्तियाँ कितनी हैं और देयताएँ कितनी हैं, अगर परिसंपत्तियाँ ज़्यादा हैं और देयताएँ कम हैं तो उसको निबल परिसंपत्ति कहते हैं, नेटवर्थ कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कृषक के जो ऋण ज़्यादा होते हैं और उसकी परिसंपत्ति कम होती हैं तो वो नेट डिफिसिट उसकी श्रेणी में आता है। तो इस तरह से कृषक अपने इनका विश्लेषण करके, विभिन्न अनुपातों का आकलन करके और अपनी फार्म पर एक निश्चित दिनांक पर वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकता है। और इस तरह से जो फार्म बिजनेस है, अपने जो फार्म से संबंधित आने वाली जो समस्याएं हैं, किस तरह से उसको मैनेज करना है, विभिन्न जो उसको जो रिकॉर्ड्स या भू अभिलेख जो मेंटेन करने होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, ताकि इन जो वित्तीय ये जो कथन है, जो विवरण है, उनको तैयार कर सके और एक फार्म से एक अच्छी आय प्राप्त कर सके। धन्यवाद।